दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महेश गुप्ता और आज न्यूज नशा डिबेट में सवाल बड़ा है कि क्या भारत अब तालिबान का नया भाईजान बन गया है। जी हां, वही तालिबान जिसने लड़कियों को स्कूल से निकाला, जर्नलिस्ट को जेल में डाला, लेकिन भारत तो कूटनीतिक गर्मजोशी दिखा ही देता है। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर सूरज यादव मंडल जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग इशू लाए हैं। सर आज का मुद्दा है अफगानिस्तान की दिल्ली यात्रा एक दोस्ती है या फिर धोखा है, भारत का नया अफगान प्यार रणनीति है या मजबूरी। सर ये वो सवाल है जो आज दिल्ली से काबुल तक गूंज रहा है। क्या भारत तालिबान के साथ नई कहानी लिख रहा है या पुराने डर को नया नाम दे रहा है। क्या भारत तालिबान के साथ दोस्ती इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि पाकिस्तान से ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं, या फिर डर यह है कि अगर तालिबान चीन की झोली में चला गया तो साउथ एशिया का पावर गेम बदल जाएगा, या फिर ये सब हम सबके साथ हैं वाला नया विदेश नीति का एक प्रयोग है। सर नमस्कार। देखिए, नई विदेश नीति जिसका जिक्र आपने किया, ये तो देश को एक तरह से उस कगार पर ले गया है कि देश के सामने कोई विदेश नीति रह ही नहीं गई है। हमारे देश की जो परंपरा, जो प्रतिष्ठा रही है और जिस हिसाब से हमारे नीतियों को पूरे अंतर्राष्ट्रीय रूप में एक मान्यता मिली हुई थी, उसमें तो अनेक प्रकार के प्रश्न चिन्ह आज खड़े हो गए। अब मैं ऐसा खास बात करूंगा कि किस तरह से हम एक टारगेट लेकर, और हमारे देश के जो सदर हैं और जो सरकार है, उन्होंने पाकिस्तान को एक इशू बनाया। लेकिन हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में जो आउट ऑफ रोटेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य होते हैं, उसमें पाकिस्तान बड़ी संख्या में लोगों के वोट प्राप्त करके आ जाता है। और तो और वहां पर जो आतंकवाद के विरुद्ध जो समिति बनती है, उसका जो एक तरह से उसकी जो कन्वीनरशिप पाकिस्तान को दी जाती है। पाकिस्तान जो है, उसके जो प्राइम मिनिस्टर है, वो यूनाइटेड नेशंस में जो भाषण देते हैं, वो सीधे सीधे भारत की प्रतिष्ठा पर आंच आती है। भारत के जो पुरानी परंपराएं थी आतंकवाद का विरोध करने का, उस पर खुद वो ऐसा जो एक देश स्वयं आतंकवादी देश है, वो हमारी बातों को दुनिया के सामने इस तरह से प्रस्तुत किया जैसे लगता है कि हम ही वो देश है जो पूरे दुनिया के निशाने पर है। और तो और देखिए, जो प्रधानमंत्री एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं विदेश जाने का, खासतौर से यूनाइटेड नेशंस में भाषण देने का। उन्होंने अपनी जगह किसको भेजा? जो एक हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनकी अपना व्यक्तित्व इतना एक ऐसा लगता है जैसे कि भारत का नहीं, पता नहीं किसी दफ्तर में एक अर्दली के रूप में जैसे वो जाता है, और अपने आप का अंग्रेजी बोलने से सब कुछ नहीं होता है। तो ये स्थिति तो विदेश नीति की हो गई। और मैं मानता हूं कि जो अभी अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनका नाम अमीर खान मुत्ताकी है, उनको जो जिस प्रकार से एक रिसेप्शन दिया गया, उनके लिए उनको एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने का मौका दिया गया, जहां उन्होंने अपनी ओर से भारत के तमाम ऐसे जो पत्रकार हैं, जो महिला है, उनको वहां आने से मनाही करवा दी। तो ये तो लग रहा है जैसे कि हम अपने ही देश में अपने मान मर्यादा और जो हमारी जो परंपराएं थी उसको ताक पर रखकर हम एक ऐसे नुमाइंदे को पूरा तरजीह दे रहे हैं, जिनका पहले हमारे ही इन नेताओं ने, आपको सोशल मीडिया पर अनेक क्लिपिंग मिल जाएंगे, जो हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी है, वो जो कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है कि आप तालिबान के साथ हो गए, और वो वहां पर उत्तर प्रदेश में उनको रिसेप्शन करवा रहे हैं। इसी तरह जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो कभी धुआंधार जो भाषण देते हैं, उस भाषण में अफगानिस्तान और तालिबान को एक प्रकार से निशाना साधते हुए उस समय की सरकार को भी निशाने पर लिया था। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए, तालिबान वही एक संगठन है जिसने वहाँ जो हमारी
पारंपरिक और एक प्राचीन संपदा या कहिए एक हमारे विरासत थी जो बुद्ध के बड़े-बड़े मूर्तियां थी उसको तोप से उड़वाया था। और ये सिर्फ भारत और के प्रति एक उनकी संकीर्ण सोच नहीं थी। एक शांति के दूत महात्मा बुद्ध और महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं को अनादर करना जो अफगानिस्तान में सैकड़ों वर्षों से वहां थी, उसको उन्होंने तहस-नहस किया। और आज हम उनको बुलाकर रिसेप्शन दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने अधिक बैंकरप्ट हो गए हैं, कोई राष्ट्र आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। नाम मात्र भी तो ले दे के जो आतंकवादी देश है और आतंकवादी परंपराओं के साथ उनको आप आमंत्रण दे रहे हैं। मैं ये नहीं मानता हूं कि अफगानिस्तान भारत का दोस्त नहीं था, हमेशा से। पाकिस्तान से जब हमारी अनबन होती थी तो अफगानिस्तान हमारे साथ खड़ा रहा। लेकिन तालिबान के आने के बाद उनकी नीतियां बदल गई थी। वो इस्लामिक राष्ट्र थे और इस्लाम के मानने वाले सभी लोगों के साथ उनकी पारंपरिक दोस्ती और भारत के साथ एक नफरत भरा माहौल था। लेकिन आज जो है हमें उन्हीं का एक शरण लेना पड़ रहा है। हालांकि जो अभी सूचनाएं मिल रही हैं और समाचार आ रहा है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर एक युद्ध शुरू हो गया है जिसमें दोनों देश अभी लिप्त हैं। हालांकि हमें इससे बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये सूचनाएं सही हैं तो यह भी चिंता का विषय है कि जहां हम एक और ऐसे जो विदेश मंत्री को लाकर यहाँ अपनी साख बचाना चाह रहे थे, खुद आज उनको पाकिस्तान निशाने पर ले रहा है और हम शायद कुछ कहने की स्थिति में नहीं। जी सर, क्या ये डिप्लोमेसी है या डबल गेम है कि भारत ने तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता तो नहीं दी, लेकिन काबुल में फिर से दूतावास खोल दिया गया है, मीटिंग्स हो रही है और मीडिया ब्रीफिंग भी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को उत्तर प्रदेश में गार्ड ऑफ ऑनर भी दे दिया, जिस पर खूब सवाल भी उठ रहे हैं। तो सर, सवाल ये कि अगर पहचान नहीं दी तो पहचान की ये परछाई क्यों? क्या ये डिप्लोमेसी की चुपके से शादी चल रही है? मैं आपको सर बता चुका हूँ, हालांकि मेरी बहुत अधिक इस पे शोध नहीं है कि भारत की विदेश नीति क्या है, लेकिन एक विश्वविद्यालय में पढ़ाने के कारण एक जो समसामयिक विषयों पर और खास तौर से भारत की विदेश नीति के बारे में हम लोग को जो जानकारी रहती है, उसके तहत हमें लग रहा है कि भारत एक बैंकरप्ट हो चुका है मानसिक रूप से अपने विदेश नीति के तहत। और वो दिख रहा है ऐसी जब उत्तर प्रदेश में उनको गार्ड ऑफ ऑनर और क्या-क्या नहीं मिल रहा है। मैं बता चुका हूँ भारत में हमारे यहाँ हमारे संविधान के अंतर्गत हमारी परंपराओं के अंतर्गत सभी को और सभी खास तौर से पत्रकार जो चाहे महिला हो या पुरुष हो उनको आदर एक डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर के रूप में चाहे उनकी जो भी आज रोल रहा हो, लेकिन फिर भी हम उनको सम्मान देते रहे हैं और देते हैं। कोई भी महिला पत्रकार खास तौर से आती है तो उनको उचित सम्मान दिया जाता है। सर, मैं जिस इसी भी में चैनल बीच से। में मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा सर कि महिलाओं को तो मनाही, लेकिन मर्दों से मिलना जरूरी। मुत्तकी साहब जो हैं, दिल्ली प्रेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले महिला पत्रकारों को बाहर निकाल दिया गया, बाद में विरोध हुआ तो रीटेक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई और पहली रो में बैठी महिलाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिए, हम यहाँ हैं और रहेंगे। अब सोचिए सर, एक देश जहां महिलाओं की आवाज दबाई जाती है, वहां के मंत्री के लिए भारत में रेड कार्पेट बिछ रहा है। कितनी अजीब सी बात है कि अगर कोई हम किसी को अपने घर में बुलाते हैं, चाहे किसी को मजबूरी में, मतलब हमारा घर 50 साल से 100 साल से दादाजी के टाइम से चला आ रहा है, हमारे घर के अपने रीति रिवाज है और मेहमानों का खूब सम्मान करते हैं। और हमारे घर में कोई मेहमान घुसे गुस्से सबसे पहले बोले कि दादी जी को बाहर करो, माता जी को बाहर करो, धर्मपत्नी जी को बाहर करो, बिटिया को बाहर करो। ये क्या तरीका हुआ सर? नहीं, महिला वो जो मैं आपको थी उन्हीं को बाहर कर दिया गया। देखिए, शायद शायद इसके पीछे जो मानसिकता के साथ जो अभी भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, संविधान के बजाय जिन मूल्यों को वो मानती है, जिन परंपराओं जो वर्षों पुरानी परंपरा जो सामाजिक रूप से आज उतनी कारगर नहीं है, उनके प्रति कोई विशेष हमारा सम्मान नहीं, इसलिए कि वहाँ बराबरी नहीं दी जाती है, जाति आधार पर और धर्म आधार पर या
जो स्त्री पुरुष के आधार पर भेद किए जाते हैं, उन वो मानसिकता उनके मानसिकता से शायद मेल खा रही है, इसलिए वो बड़ी दौड़ के गले मिल रहे हैं। लेकिन देखिए, एक दूसरी परिस्थिति भी है। अभी चीन हमें चारों तरफ से लगभग एक तरह से कॉर्नर कर दिया है। चीन की घुसपैठ नेपाल में भी है। चीन ने भूटान को भी इम्प्रेस कर रखा है। चीन की अपनी जो एक प्रकार से व्यापार और जो उनके विदेश नीति के तहत जो डिप्लोमेटिक टाइज है बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, वो बहुत ही मजबूत हो रहे हैं। इसके पहले हम देख चुके हैं कि छोटा सा देश मालदीव में किस तरह से चीनी शाह पर भारत के प्रधानमंत्री और अनेक लोगों का अपमान किया गया। इसके पीछे हमें लगता है कि हमें पुनः उन मूल्यों के प्रति फिर से एक जिम्मेदारी लेनी होगी, जिसको हम लोग नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं। आप देखेंगे पुराने वीडियोस जो है, अभी हमारे प्रधानमंत्री थकते नहीं है कहते हुए, पता नहीं विदेश जाते हैं तो उनको बड़ी हंसी आती है बेवजह भी। अंग्रेजी में बोलते हैं कि हिंदी में पता नहीं, और दे पकड़ के लटक जाते हैं किसी का भी। हम लोग तो इसको सही नहीं मानते। खैर चलिए, उनकी अपनी, वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि बहुत नजदीकी है उनसे, बहुत गहरे तो दोस्त हैं, इसलिए बहुत वो पुराने दोस्त हैं। पुराने कभी चाय दोस्त है बेचा तो करते थे, उसी स्टेशन पे वो चाय दूसरे लोग पिया करते जी थे। जी जी जी। तो ऐसी स्थिति में वो जो भी दिखाना चाहते हो, लेकिन इससे हमारा सम्मान नहीं बढ़ता है। तो सही अभी बात है। देखिए, हमें रणनीतिक तौर पर तो एकदम चीन का मुकाबला करना है, लेकिन क्या इस तरह से मुकाबला होगा? हमें ये समझाना चाहिए था। मैं इस चीज के विरुद्ध नहीं हूँ, और मैं समझता हूँ भारत की अपनी एक मान्यता है कि किसी भी देश के विदेश मंत्री को बुलाकर सम्मानित कर सकती है, लेकिन उनको ये बतलाना होगा कि आपके जो पूर्वाग्रह है, उससे हमारे देश के जो परंपराएं हैं वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। हम जाके अगर कहें इंग्लैंड में कि आपने पर्दा क्यों नहीं कर रखा है, या हम अरब देश में जाके बोले कि आपने हिजाब क्यों पहन रखा है, सर, ये तो तो ये उनको तो देखना हमारी था कि तरफ। वो हमारे देश में आए हैं, तो उनको ये देखना है कि हमारे देश में कहां पर किस चीज का किस प्रकार से सम्मान होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी गुरुद्वारे में जाते हैं और गुरुद्वारे में परंपरा है कि सर पे कपड़ा रखा जाएगा, तो रखना पड़ेगा। अगर वो किसी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में परंपरा है कि ऐसा नमस्कार किया जाएगा प्रभु को, तो वैसे नमस्कार किया जाएगा, अन्यथा आप ना जाइए। आप हमारे देश में आ रहे हैं, आप हमारी परंपरा, हमारे जो महिला पत्रकार हैं, उनको हमारी साथी हैं, वो उनको कहा गया कि नहीं आप बाहर जाइए। तो ये मतलब देखिए, उनका कॉन्फिडेंस देखिए कि कितना कॉन्फिडेंस, नहीं उनको ये पता है कि हम इस घर में जा रहे हैं और हमारी चलेगी। चलिए सर, सर इसमें मैं आगे नहीं बढ़ता मुझे हूँ सर, लग जो तालिबान, जी नहीं जी जी। एक मैं मुझे लगता है कि उनको लग रहा है कि भारत को उन्हें बुलाना उनकी मजबूरी है, इसलिए शायद वो उस तरह की आचरण रख रहे सर फुल थे। जी सर, कॉन्फिडेंट, आगे। फुल जी। कॉन्फिडेंट। सर, तालिबान के मंत्री, तालिबानी सोच, भारत को क्या मिलेगा? आमिर खान मुतक्की के साथ तालिबान के कई चेहरे सत्ता में है सर। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद प्रधानमंत्री, सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री, जी हाँ वही हक्कानी नेटवर्क वाले, मुल्ला याकूब रक्षा मंत्री, यानी कि पूरा मंत्रिमंडल तालिबानी विचारधारा में लिपटा हुआ है। तो क्या भारत इस सरकार के साथ रिश्ते बनाकर किसी बड़े खतरे को गले लगा रहा है? देखिए सर, मैं आपके माध्यम से और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भारत में जो भी निर्णय इस सरकार में ली जाती है, वो आमतौर से भारत के मान मर्यादा या लोगों की, आम जनता के हित की ना होकर कुछ कॉरपोरेट के पक्ष के होते हैं। ये मैं मानता हूं कि जो भी किया जा रहा है अफगानिस्तान के साथ, जो दोस्ती या जो भी उनके जो ऐसे लोग जो जिनको ये खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता गाली से ही बात करते थे, जिनको बुरा भला कहते थे, उनको अगर सम्मानित कर रहे हैं तो ये उनका जो दोस्ती है, जो उनकी जो निष्ठा है राष्ट्रीय सेठ के प्रति, और जो उनके प्रति इनकी जो एक तरह से भारत की जनता के प्रति ना होकर जो कॉरपोरेट के प्रति इनकी जो एक कमिटमेंट है, उसको ये पूरा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें जरूर जो अभी अगर आप जैसे पत्रकार जो इस पे थोड़ा और रिसर्च करेंगे, तो मैं समझता हूँ वो बातें सामने आएंगी कि क्या ये जो आग्रह था अफगानिस्तान का कि पाकिस्तान वाघा बॉर्डर को खोले, तो इससे जो उनके यहाँ जो
सड़क या जो भी या जो भारत के साथ जो उनका संपर्क था, वो संपर्क तो आम लोगों के लिए नहीं है। वो संपर्क इस वजह से है क्योंकि उसमें व्यापारिक रिश्ते और कुछ कॉरपोरेट्स के हित छुपे हुए। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि लोगों को भी चाहिए, और खास तौर से जो हमारे पढ़े लिखे दर्शक हैं, जो थोड़े बहुत अपनी ओर से भी कुछ अनुसंधान करते हैं, उनको ये बिल्कुल पता लगाना चाहिए कि ये एक महज एक सिर्फ इत्तेफाक और एक रिश्ते बनाने की कवायद थी, या इसके पीछे कुछ और। जिस सर, क्या तालिबान सोच की छाया, कि आप तो दिल्ली में प्रोफेसर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपसे तो अच्छा, मतलब हमारे भी सौभाग्य कि आपसे हम आज जानकारी ले रहे हैं कि सर क्या तालिबानी सोच की छाया भारत में भी पड़ गई है? सर, जब तालिबान अफगानिस्तान में महिलाओं को पढ़ने नहीं देता, काम करने नहीं देता, तो भारत में उनके जैसे कुछ संस्कारी लोग क्यों उसी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं सर? कि क्या तालिबान मॉडल धीरे धीरे हमारी सियासत के किचन में घुस रहा है, जहां महिलाएं घर में रहें, माइक पर नहीं? और क्या मुत्तकी दिल्ली यात्रा सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं, आइडियोलॉजिकल इंपोर्ट भी है? ये मैं यही निवेदन पहले भी आपसे किया था इस बातचीत में जो हम लोग शुरू किए। लेकिन मैं जो आपने कहा ये बहुत गंभीर विषय है, और इस पर सोचना हर एक भारतवासी का कर्तव्य है कि क्या हम उन परंपरा। देखिए, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बातें बताता हूँ। पुराने तस्वीरों को अफगानिस्तान कर लीजिए। जब अफगानिस्तान की महिलाएं ब्यूटी कंटेस्ट में पार्ट लेती थी, जब अफगानिस्तान में जो उनके जो कैपिटल है काबुल, वहाँ जो महिलाएं सड़कों पर चलती थी, या किस तरह से विश्वविद्यालय में पढ़ती थी, या किस तरह से एयर होस्टेस थे, या किस तरह से वो जो खेल कूद में हिस्सा लेती थी, वो आपको बिल्कुल चौंकाने वाली तस्वीरें आएंगी सामने। हमारे बहुत से दर्शक सोशल मीडिया पर देखते भी होंगे, समय समय पर वो तस्वीरें आती हैं। तो आप समझे, जो एक सभ्यता थी, जो एक शासन था, जो इतने अधिक जो शाह और जो अफगानिस्तान के पुराने शासकों के समय में इतने अधिक एक आगे बढ़ चुका था, उसको ये खींच कर सदियों पुराने पीछे ले जा चुके हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में आपको शायद कुछ महीने या एक वर्ष हो गया होगा कि किस तरह से अपने चेहरे को दिखाने पर जो तालिबान थी वो किस तरह से गोलियां चलाते थे, और महिलाओं ने एक बड़ी संख्या में इसका विरोध किया। उन्होंने इसके विरोध में कई ज्यादतियां सही। तो एक संघर्ष चला आ रहा है, और एक आधुनिक देश जो भी होगा, चाहे भारत हो या यूरोप के कोई भी देश, हम इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि हमारे संविधान में जब यूरोपीय कई देश महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिए थे, हमने एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत, यानी जो वयस्क मताधिकार के तहत सभी लोगों को, चाहे पुरुष हो या महिला, सबको समान एक वोट का अधिकार दिए थे। राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण के दिशा में वो बड़ा कदम था। इसके साथ साथ जब यूपीए सरकार में 2013 में एक कानून पास किया गया कि महिलाओं को या घर की बच्चियों को अपने भाइयों के बराबर हिस्सेदारी मिलेगी जी, संपत्ति में, खानदानी संपत्ति में, पुश्तैनी ठीक बात, संपत्ति में। ठीक बात। तो एक बड़ा कानून देश के सामने है, और एक बड़ा कदम उठा, जिसमें हमारे समाज ने धीरे धीरे इस बात को एक तरह से अडॉप्ट करना शुरू किया और मानना शुरू किया। बाध्य होना पड़ा कि महिलाएं और पुरुष समान हैं, और उनको एक प्रकार से अधिकार ही नहीं, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनको जो सम्मान मिलनी चाहिए, वो बराबर मिलना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान वर्षों पीछे चला गया। आप जो प्रश्न उठाए इसलिए गंभीर है कि क्या हम उसी परंपरा के तहत अपने देश में, जो हम लोगों ने पिछले 70 सालों में एक एक दिशा में हम आगे बढ़े, जिसमें हमने विश्वविद्यालयों में समान अधिकार दिया, जिसमें हमने छोटे महिलाओं का आरक्षण देकर कई सारे जो नगर निकाय हैं या पंचायती राज के तहत छोटे जगहों पर भी महिलाओं को आगे आने का अवसर दिया है, क्या वो सब रोल बैक हो जाएगा? क्या वो सब जो परंपराएं जो अभी कही जा रही हैं, और आप देखते होंगे 14 फरवरी को जब तथाकथित वैलेंटाइन के दिन जो
धर्म के ठेकेदार और कुछ संस्कृति के ठेकेदार निकल पड़ते हैं लोगों को सबक सिखाने के लिए, क्या वैसे स्थिति आ जाएगी? मैं एक और बात जोड़ के अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत दिलचस्प बात है, केरल के एक इंजीनियर ने सुसाइड की और उन्होंने आरएसएस के लोगों पर ये, और वो पुरुष है, उसने आरोप लगाया कि पिछले, जब से वो 4-5 साल का था, तब से आरएसएस के कई लोग उसके साथ जबरन यौन संबंध रख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के मानसिकता के लोग इस देश में शासन पे हैं, और वो अपनी उस मानसिकता को अगर तालिबान से मेल खाकर और उसी दिशा में आगे कदम बढ़ा देंगे, तो हमने जो कुछ पाया है उसे खो बैठेंगे। जी सर, ये बड़ा मतलब दुखद भी है। मैं तो सर सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि कितने क्षेत्र के अंदर तो हमारी महिलाएं, सर हमारे घर के अंदर हमारी दादी हैं, नानी है, सब महिलाएं सर। हमारी माता जी महिलाएं हैं, हमारी भाभी जो है वो महिलाएं हैं, हमारी धर्मपत्नी महिला हैं, हमारी बहन महिला हैं, हमारी बिटिया महिला हैं, पोती नाती सब महिलाएं हैं, बच्ची हैं, लड़कियां हैं सर। सब हर आदमी चाहता है कि मेरे घर के अंदर जो भी महिलाएं बच्ची हैं वो तरक्की करें, पढ़ें लिखें। जमाना कहां से कहां आगे बढ़ चुका है, आजादी से हम 75 साल आगे जा रहे हैं। उसके बावजूद सर आज देखिए कि हालात ऐसा पैदा हो गया है, आज की सरकार ने जो किया है कि हम महिला पुरुष, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की स्वतंत्रता और जो महिलाओं के साथ हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पर हम चर्चा करने के लिए मजबूर हो गए हैं सर। कितना दुखद है ये, उल्टा कोई अच्छी सर, बात होती। जी जी जी, मैं एक बात कह के समाप्त करूंगा। मैं जिस परिवार से आता हूँ बिहार में, एक पिछड़े वर्ग से है हालांकि, लेकिन एक आधुनिकता के दिशा में हमारे पूरे समाज को, यानी यादव समाज को एक दिशा देने के लिए हमारे परदादा जी के समय से बहुत ही कदम उठाए गए। लेकिन एक खास बात थी, और ये बात मुझे एक हमारे सांसद थे, एक दिन मेरे साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके परिवार और आपके गांव की तरक्की का एक बड़ा कारण जानते हैं क्या है? तो मैंने पूछा, जी नहीं सर, मैं उस समय स्टूडेंट था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो और वो सांसद थे हमारे मधेपुरा से, डॉक्टर आर के यादव रवि नाम। उन्होंने कहा कि आपके परिवार और आपके गांव में महिलाओं को जो सम्मान दिया जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि आप ही के परिवार से लोग, जो महिलाएं हैं, स्कूल की शिक्षिका बनी, कॉलेज के प्रोफेसर बनी, और तो और वो अनेक जो इस समाज में लोग सोच भी नहीं सकते हैं जिन वर्षों में उन्होंने आगे कदम बढ़ाया। तो ये आपके परिवार की तरक्की का एक बड़ा कारण मैं मानता हूँ, और मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि उन्होंने सही कहा। जो हमारे परिवार में एक तरह से महिलाओं को, मैं मुझे याद है, मैं जब छोटा था तो हमारी दादी थी, तो मेरे बड़े पापा हाईकोर्ट जज थे, मेरे जो दूसरे ताऊ थे वो एमएलए थे, और मेरे जो चचेरे दादाजी बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके। तो ऐसे परिवार में हम देखते थे कि कुछ भी बड़े फैसले लेने होते थे, तो मेरे पिताजी जो बड़े वकील थे वहाँ, और भी जो मेरे बड़े पापा हाई कोर्ट जज थे, वो जाके अपनी माँ से पूछते थे कि माँ, ये फैसला हम ले रहे हैं, सही कर रहे हैं जी, कि नहीं कर सोचिए रहे, सर। और उनकी राय को एक अहमियत दी जाती थी। अगर वो मना कर देती थी तो उस चीज को आगे नहीं बढ़ाया जाता। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो हमारे दर्शक आज हैं, जो अलग अलग पृष्ठभूमि से है, अलग अलग सामाजिक परिवेश से है, उनको ये समझना होगा कि महिलाओं को और अपने घर में जो सम्मान हम दे सकते हैं वो सम्मान देना चाहिए। कई तरह की दिक्कतें होती हैं, मैं ये भी मानता हूँ कि सभी महिलाओं की सोच एक समान नहीं होती है। कई जगह कई चीजें होती हैं जो शायद सम्मानजनक ना हो, लेकिन इसके बावजूद जितना हद तक हो सके, एक जिस तरह से एक बिगड़े हुए बेटे को भी कई बार बर्दाश्त किया जाता है क्योंकि वो बेटा है घर। तो मैं ये नहीं कहता हूँ बिगड़ी हुई बेटी, लेकिन अगर बेटी कुछ ऐसी भी बात कह दी हो जो उनको सही नहीं लगे, लेकिन सम्मान पूर्वक उनको सही ढंग से समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए, और ये सम्मान हर घर में, हर वर्ग में बना रहे, तो ये हम हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। और मैं आपको बताऊं कि जो सबसे छोटे तबके होते हैं, जिनकी महिलाएं खेतों में काम करती हैं, मजदूरी करती हैं,
उनके यहाँ ये बराबरी का माहौल है, और जो बड़े घर हैं वहां भी है, लेकिन ये जो मिडिल क्लास है उनको बड़ी दिक्कतें होती। तो मिडिल सर मैं क्लास को भी इसके करना। सर मैं जी सिर्फ एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि आज आपके पास समय सीमित था, आपने पहले ही बता दिया था, तो मैं भी उससे आगे नहीं जाऊंगा। सर सिर्फ मैं ये मतलब बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी दुखद सी भी बात है ये कि सर आप ये देखिएगा कि हमारी विदेश नीति है कि जब सिंदूर हुआ तो कोई देश हमारे साथ नहीं था, और वही विदेश नीति कि उस विदेश नीति के तहत हमारा विदेश नीति का विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है कि सर अब हम अपने घर में बैठ के अपने घर की बहू बेटियों को, बच्चियों के लिए चर्चा करनी पड़ रही है हमारे को सर आज। और सर चलिए आगे बढ़ते हैं सर कि अगर जिस प्रकार से तालिबान के साथ भारत सरकार का भाईजान वाला प्रेम बढ़ा है, तो सर अगर ये डील है या डिग्निटी की बात करें तो भारत का तालिबान से कोई गुप्त समझौता करने की तैयारी में है, तेल ट्रांजिट या चीन को रोकने की चाल में है? अगर ये हाँ है तो क्या इस डील की कीमत, सर मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि क्या इस डील की कीमत भारतीय मूल्यों से चुकाई जाएगी, जहां महिला पत्रकारों की जगह कोई प्रोटोकॉल अधिकारी खड़ा मिलेगा? ये बात तो निश्चित पूर्वक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है। सरकार भी इसकी चर्चा नहीं करती है, तो हमें अमूमन नहीं पता चलेगा कि क्या व्यवस्था है। लेकिन जो चीज दिख रही है सामने, जब वो विदेश मंत्री आकर ये निर्देश देते हैं शायद कि कोई महिला पत्रकार नहीं रहेंगी, ये तो दिख रहा है सबको। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि छुप गई या गलती से कहा गया। तो ये एक अतिथि को अपने किन दायरों में रहकर किसी का अतिथित्व स्वीकार करना चाहिए, या हम किसी को अपने यहाँ बुलाएं तो किस कीमत पे बुलाएं, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए सरकार के सामने भी और लोगों के सामने। तो इस सरकार को के कई ऐसे जो उनकी जो कार्यशैली है उसको हम लोग सही नहीं मानते हैं, लेकिन हम ये उम्मीद लगाते हैं कि वो अपने में या सरकारी तंत्र या संसद में भी, या हो सके तो उच्च स्तर पर इसकी चर्चा करें, और अगर इसमें कोई गलती हुई हो तो उस गलती को सुधारने के लिए कदम बढ़ाएं, तो इस देश के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जी सर सवाल तो मेरे पास कुछ और भी थे, आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगता है, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगता है, लेकिन आज मजबूरी है कि आपने खुद ही पहले ही कह दिया था समय की सीमा आपके पास आज सीमित समय है, तो सर इसलिए मैं चर्चा को समाप्त करता हूँ। बहुत जल्दी फिर किसी नए मुद्दे पे आपसे चर्चा करेंगे। आज सर नमस्कार। आपसे बात करना हमेशा अच्छा रहता है। जी नमस्कार। शुक्रिया सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।